नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको जुर्म की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आप ये भी सोचेंगे या कह सकते हैं कि मतलब इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। कहानी जो है वो राजस्थान की है, राजस्थान के अलवर ज़िले की, बल्कि अलवर शहर की ही कहानी है और ये घटना है 2017 की। लेकिन इससे पहले कि मैं घटना पर आऊं, आपको सिलसिलेवार तरीके से जब से इस घटना की बुनियाद पड़ी तब से मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। अलवर के कठुमर इलाके में एक गांव है गारू, और इसी गारू गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था संतोष शर्मा उर्फ संध्या। संतोष जो है वो ताइक्वांडो सीखती थी, ताइक्वांडो की प्लेयर थी। आपको पता है ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट होता है। और उसकी शादी 1999 में हुई थी अलवर के रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से। बनवारी लाल शर्मा एक फैक्ट्री में ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे, यानी एक छोटी मोटी नौकरी करते थे। और ये लड़की जो है एक मामूली लड़की थी, घरेलू लड़की, लेकिन ताइक्वांडो सीखती थी तो उसका ऑब्वियसली लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा था। 15 सालों तक ये शादी बिल्कुल ठीक ठाक चली, पति पत्नी के बीच सारे रिश्ते ठीक रहे और इन्हें 3 बच्चे हुए, तीनों बेटे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बनवारी लाल शर्मा अपनी ज़िंदगी में, अपने कामकाज में बच्चों को इस्टेब्लिश करने में मशगूल हो गए। और जो उनकी बीवी है संतोष, उसके दिमाग में जो है वो लग्जरियस लाइफ जीने की चाहत जो है वो रही। और उसको वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो बहुत हाईली पेड जॉब में नहीं थे और संतोष की जो हसरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। वो चाहती थी कि वो एक शान व शौकत वाली विलासितापूर्ण ज़िंदगी जिए, ऐशो आराम से रहे, लेकिन एक मामूली फैक्ट्री ऑपरेटर की बीवी होकर ये ख्वाब जो है उसका पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उसने ये कोशिश की कि ठीक है, वो अपनी तरफ से जो है एफर्ट करेगी। और चूंकि उसे ऑलरेडी ताइक्वांडो का तो पता ही था, तो उसने सोचा कि मैं ताइक्वांडो की थोड़ी और ट्रेनिंग लेती हूँ और ट्रेनिंग लेने के बाद मैं फिर ताइक्वांडो कोच बन जाऊँगी। उसने अपने आप को ग्रो करने की ये कोशिश की और इस कोशिश में उसे कामयाबी भी मिली। 2014 तक वो बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने लगी थी और अलवर में जहाँ पर भी वो रहकर ये काम करती थी, बेसिकली अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में वो रहती थी, उसके पति का घर वहीं है, तो वहाँ पर आसपास के बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। और एकेडमी की तरफ से भी वो खेलती थी, खिलाती थी, ट्रेनिंग दिया करती थी। और बच्चों को लेकर जो है वो आसपास के शहरों में भी जाती थी अलग अलग टूर्नामेंट में भाग लेने और पार्टिसिपेट करने के इरादे से। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में यही था कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे ज़िंदगी में मज़े करने हैं, ऐसी लाइफ नहीं जीनी जैसे अभी जी रही हूँ। तो ये उसका बैक ऑफ द माइंड था, उसकी सोच थी। इसी क्रम में एक बार वो उदयपुर गई कुछ बच्चों को लेकर ताइक्वांडो के एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने, और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसका नाम था हनुमान। हनुमान जो है वो रिश्ते में उम्र में, माफ़ कीजिएगा, हनुमान उम्र में संतोष से 10 साल छोटा है। लेकिन जब हनुमान और संतोष एक दूसरे से मिले तो उनमें धीरे धीरे दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद वो दोस्ती घनिष्ठता में और एक तरह से देखा जाए तो प्यार मोहब्बत में तब्दील हुई। लेकिन चूंकि ऑलरेडी संतोष जो है मैरिड थी, 3 बच्चों की माँ थी, तो इसे प्यार मोहब्बत की जगह अगर हम ये कहें कि इलिसिट रिलेशनशिप में दोनों इन्वॉल्व हो गए तो ये बात गलत नहीं होगा। तो हनुमान और संतोष जो है वो एक रिलेशनशिप में आ गए जो इलीगल या इलिसिट रिलेशनशिप था। और इसके बाद ये जो हनुमान है उसका संतोष के घर बीच बीच में आना जाना भी होता रहा जब भी उसको मौका मिलता, और वो संतोष को उसके घर से लिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पर भी लेकर जाता था और दोनों के बीच में मिलने मिलाने का ये सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता रहा और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। हनुमान बेसिकली सीकर के अपने एक दोस्त के साथ जो है वो रहता था अलवर में, और अलवर में बीपीईडी की ट्रेनिंग कर रहा था। बीपीईडी मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पीटी टीचर जिसे हम कहते हैं, उसकी वो ट्रेनिंग कर रहा था। और
उसी ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि उदयपुर में हुआ, फिर अलवर में भी मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन 2 सालों तक ये सिलसिला जो है प्यार मोहब्बत का, चोरी छिपे, ये चलता रहा। किसी को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन वही डायलॉग, वही बात, कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। तो संतोष और हनुमान के बीच में जो चल रहा था वो धीरे धीरे संतोष के घर वालों को पता चल गया, खासकर उसके पति बनवारी लाल को, और बड़ा बेटा जो अब समझदार होने लगा था उसे। बड़े बेटे का नाम है मोहित। तो मोहित और बनवारी लाल यानी बाप बेटे मिलकर जो है अब संतोष पर धीरे धीरे पाबंदियां लगाने लगे, रोक टोक करने लगे। कोई भी पति इस बात को कैसे बर्दाश्त कर पाता कि उसकी वाइफ जो है किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व है, मिलजुल रही है, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा करीब है। और किसी बेटे को कितना चीटेड फील होता होगा, आप ये भी सोचिए। वो लड़का भी जो धीरे धीरे सयाना हो रहा था, वो अब अपनी माँ को लगातार रोकने टोकने लगा था। और संतोष के साथ साथ अब हनुमान को भी इसके बारे में खबर मिल रही थी। जब संतोष के घर से निकलने पर पाबंदियां होने लगी, मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर पाबंदी होने लगी, और चेक करने, फॉलो करने का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो संतोष जो है वो बेचैन होने लगी। और फिर जब इस तरह के रिश्ते हद से आगे बढ़ते हैं तो इंसान फिर रोके नहीं रुकता। आपको पता है, अनगिनत क्राइम के केसेस आप लोगों ने देखे हैं। तो ये संतोष जो है उसने फिर अपने पार्टनर, अपने बॉयफ्रेंड हनुमान से बात की, और बात करने के बाद इन्होंने एक खौफनाक प्लानिंग की। वो प्लानिंग थी संतोष के पति बनवारी लाल और बड़े बेटे मोहित की हत्या की। अपने आप में ये बात बड़ी अजीब और दहलाने वाली है कि कोई लड़की अपने ही पति, अपने ही बेटे, इनके हत्या करने के बारे में सोच भी रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हत्या की ये प्लानिंग 1 साल पहले कर ली थी, यानी साल 2016 में कर ली थी। और इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया 2 अक्टूबर 2017 को। प्लानिंग तो थी पति और बड़े बेटे की हत्या करने की, लेकिन नतीजा जब इस पूरे मर्डर केस का सामने आया तो पता चला कि इस मामले में कुल 5 लोगों की मौत हुई, यानी पति और बड़े बेटे के अलावा 2 छोटे बेटे और 1 भतीजे की। और इस तरह से कुल 5 लोगों की हत्या संतोष और उसके बॉयफ्रेंड हनुमान ने मिलकर की। अब हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे, जिसके बारे में मैं कहानी की शुरुआत में ही बात कर रहा था, आप सोचेंगे कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है और इतनी जघन्य तरीके से लोगों से कैसे पेश आ सकता है। तो मामला कुछ ऐसा है, इन्होंने प्लान किया था कि 2 अक्टूबर 2017 की रात को वो इस घटना को अंजाम देंगे, और इसके लिए पूरी प्लानिंग तो पहले साल भर से ही चल रही थी। और इस साल भर की प्लानिंग के तहत जो है इन लोगों ने जानवरों को काटने वाला जो छुरा होता है, वो छुरा ऑनलाइन मंगवा लिया था तकरीबन 1000 रुपये की कीमत से। और इसके साथ ही कुछ सर्जिकल ग्लव्स मंगवाए थे ताकि ग्लव्स पहनकर अपराध को अंजाम दिया जाए, ताकि कोई फिंगरप्रिंट वगैरह न छूटे। पूरी तैयारी की थी, और इस पूरी तैयारी के मुताबिक 2 अक्टूबर 2017 की रात को इस घटना को अंजाम दिया जाना था। और प्लानिंग के मुताबिक संतोष ने, हनुमान ने बेसिकली अपनी गर्लफ्रेंड संतोष एलियस संध्या को नींद की गोलियां लाकर दी थी, और संतोष ने वो नींद की गोलियां उस रात को जब वो डिनर बना रही थी तो चटनी में और रायते में ढेर सारी नींद की गोलियां पीस दी, और पीस कर उसने पूरे परिवार को खिला दी। बस खुद नहीं खाई, बाकी सबको खिला दी। मतलब अपने पति बनवारी लाल को खिला दी, बेटे मोहित को खिला दी। इन दोनों को तो मारना ही था। घर में 2 और छोटे बेटे थे इन्हीं के। इन दोनों को मारने की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन डर था कि कहीं ये नींद से न जग जाएं और हत्या का राज न खुल जाए, तो उन दोनों बेटों को भी दिया। साथ में एक भतीजा था, उसको भी दिया, और एक छोटा बच्चा था, वो भी मेरे ख्याल से इसका भांजा था, वो था, उसको भी दिया। और साथ में ये जो संध्या है उसकी बहन भी उस रात इसके घर में थी, तो अपनी छोटी बहन को भी दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये चटनी पीस रही थी और उसमें नींद की गोलियां मिला रही थी, तो उसकी छोटी बहन जो उस वक्त घर में मौजूद थी, उसने पूछा भी था कि दीदी ये क्या कर रही हो, क्या मिला रही हो। लेकिन संतोष ने तब अपनी बहन को डांट डपट करके चुप करा दिया था। संतोष का अपने परिवार में बड़ा होल्ड भी था।
वो अपने पति और बच्चों पर जो है वो धौंस दिखाया करती थी। विद्रोही किस्म की लड़की थी, जिसे हम रिबेलियस कहते हैं ना, उस तरह का मिजाज उसका था। तो घर में एक तरह से उसकी दादागिरी चलती थी। तो इसी दादागिरी के सदके, इसी दादागिरी की बदौलत नींद की गोलियां चटनी और रायते में पीसकर मिलाते हुए जब उसे उसकी छोटी बहन ने देखा तो छोटी बहन को भी डांट टपट कर उसने चुप करा दिया। और उस रात को उसने पूरे परिवार को, मैंने जितने लोगों के नाम लिए, इस पूरे परिवार को उसने नींद की गोलियां, मिली हुई रायता और चटनी, ये सारी चीज़ें खिला दी, बस खुद नहीं खाया। और आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी सारी नींद की गोलियां मिलाकर किसी को दे दी जाए तो उसकी हालत क्या होगी। बनवारी लाल शर्मा बेहद गहरी नींद में सो गए। बेटा मोहित भी गहरी नींद में सो गया। और 10 से 15 साल तक के जो बाकी बच्चे थे, मतलब 2 बच्चे और भतीजा, वो भी नींद में चले गए। बाकी बहन और भांजा वो भी नींद में चले गए। एक कमरे में ये बाप, बेटे और भतीजा, ये सारे लोग, ये 5 लोग सो रहे थे। उस रात को जब ये लोग नींद में चले गए, सो गए, तो संतोष जो है उसने 9:44 पर रात को 9:44 उसने अपने बॉयफ्रेंड हनुमान को फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि अब तुम आ सकते हो, सारे लोग सो गए हैं। हनुमान अपने 2 दोस्तों के साथ उस रात इनके घर पर आया। संतोष ने घर का दरवाज़ा खोल दिया, तीनों लड़कों को घर के अंदर एंट्री दे दी और ख़ुद जो है बाहर एक तरह से गार्ड करने लगी। उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करती रही, शेल्टर देती रही कि तुम अपना काम करो, मैं बाहर देखती हूँ, कोई आ जा तो नहीं रहा है, कोई निगरानी तो नहीं कर रहा। इस तरह के माइंडसेट के साथ वो बाहर जो है इंतज़ार करती है। इसके बाद वो जो हनुमान है वो अपने दोस्तों के साथ अंदर गया और उसने पहले गहरे नींद में सो रहे बनवारी लाल का विभत्स तरीके से, जिस तरह से जानवरों को भी शायद नहीं मारा जाता, उस तरह से बनवारी लाल का गला काटा। उसके बाद उसने बनवारी लाल और संतोष के बेटे मोहित, उसका गला काटा। और अब इसके बाद बदकिस्मती और दर्द और तकलीफ़ की शिद्दत देखिए इस कहानी में कि इस काटने कटाने के शोर में जो भी मामूली चीख नींद में वो लोग चिल्ला रहे होंगे या जो भी आवाज़ घुट रही होगी गले की या काटने का जो साउंड होता होगा, उन सारी हरकतों से जो है उस कमरे में सो रहे बाकी बच्चों की नींद खुलने लगी। संतोष के दोनों बच्चे एक एक करके जग गए और उस घर में 3 जल्लाद, 3 कातिल ऑलरेडी मौजूद थे। संतोष तो खैर थी ही। उन तीनों ने फिर बाकी 2 बच्चों का, संतोष के 2 छोटे छोटे बच्चों का, जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच की है, उन छोटे बच्चों का गला काटा। उसी कमरे में इनका भतीजा सो रहा था छोटा सा, उसका भी गला काटा। और इस तरह से कुल 5 लोगों की इन्होंने उस रात को हत्या कर दी। संतोष की बहन और एक भांजा जो कहीं और सो रहे थे घर के किसी दूसरे कमरे में, वो बच गए, उनकी हत्या नहीं हुई। और इसके बाद उसी रात को इस जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम देकर 5 लोगों की जान लेकर हनुमान अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया और जाते जाते वो अपनी गर्लफ्रेंड संतोष की स्कूटी भी अपने साथ लेकर चला गया। ऐसी लड़की, ऐसी महिला जिसने इतना भयानक हत्याकांड को न सिर्फ अंजाम दिलवाया बल्कि वो इसके बाद सारी रात उसी कमरे में, उसी घर में अपने पति और 3 बेटों और भतीजे की लाश के साथ बैठी रही, इंतज़ार करती रही कि कब सुबह हो और कब मैं ड्रामा चालू करूं, नाटक चालू करूं। इसके बाद अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को जैसे ही सुबह हुई, वो शोर मचाने लगी कि अरे मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, कोई घर में घुस आया, गला काट दिया, हत्या कर दी, आइए देखिए। तो जैसा होता है आमतौर पर इस तरह के कातिल जो हैं वो ड्रामा बहुत तगड़ा करते हैं, तो संतोष ने बहुत तगड़ा ड्रामा किया। पुलिस, आसपास के लोग जुट गए और एक साथ एक घर में 5 लोगों की हत्या और उसमें भी 4 बच्चे। ये सुनकर पूरा अलवर शहर कांप उठा और उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पहुँची, तफ्तीश चालू हुई, संतोष से सवाल जवाब हुए। संतोष ने तमाम झूठी सच्ची कहानियाँ सुनानी चालू कर दी और वो जो है कातिलों के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी क्योंकि उसे बताना ही नहीं था, वो खुद ही इस मर्डर में इन्वॉल्व थी। तो पुलिस ने जब उससे शुरुआती पूछताछ की और शुरुआती पूछताछ करने के बाद जब पुलिस को लगा कि शायद घर की ये महिला जो है वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, कुछ नहीं बता रही है, तो फिर पुलिस ने दूसरे तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। उसने फिर संतोष के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई और ये पता किया कि संतोष करती क्या है,
उसका वेयर अबाउट्स क्या है, किससे मिलना जुलना है, क्या है। तो जब पुलिस ने ये तफ्तीश की तो पता चला कि संतोष का एक बॉयफ्रेंड भी है, और न सिर्फ बॉयफ्रेंड है बल्कि उस बॉयफ्रेंड की वजह से परिवार में क्लेश भी रहता था। साथ ही जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई तो देखा कि उस रात को 9:45-44 पर रेदर अपने बॉयफ्रेंड से संतोष की बात हुई थी, और न सिर्फ बात हुई थी, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड और बाकी दोस्तों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है उस घर में भी नज़र आई। संतोष के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन तो वहाँ थी ही। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस हत्याकांड को संतोष ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। अब पुलिस जो है वो फ़ौरन, जिसे कहते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड मोड में आई, और उसने संतोष के बॉयफ्रेंड हनुमान और उसके साथियों को धर दबोचा। और ये सब कुछ 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस ने करने में कामयाबी हासिल की, खासकर हनुमान को पकड़ने में। और जैसे ही हनुमान को पकड़ा, हनुमान के पास से न सिर्फ संतोष की स्कूटी बरामद हुई बल्कि खुद उसके कपड़े जो खून से सने हुए थे, वो कपड़े, जिन कपड़ों को पहनकर उसने एक घर में जो है लाशें ही लाशें बिछा दी थी, वो खून से सने हुए कपड़े संतोष के कमरे से, माफ़ कीजिएगा, हनुमान के कमरे से पुलिस ने बरामद किए। संतोष के कमरे में तो खैर खून ही खून था, वो तो मौका वारदात था, लेकिन जो बॉयफ्रेंड है हनुमान के कमरे से पुलिस ने खून से सने हुए वो कपड़े भी बरामद किए। और इस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को क्रैक किया। कॉल डिटेल, लोकेशन, खून से सने कपड़े, स्कूटी, दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना, और बाकी परिवार वालों का ये बताना कि किस तरह से इन दोनों के बीच में अफेयर था। घर के लोग रोकते टोकते थे, मना करते थे। नींद की गोलियां किस तरह से उसने रात को पीसी, चटनी और रायते में मिलाई। संतोष की बहन ने खुद ये बताया कि उसने चटनी और रायते में कुछ मिलाते हुए अपनी दीदी को देखा था, उसका बयान। ये सारी चीज़ें, सबूत और गवाह पुलिस ने जुटाई, और इस भयानक मर्डर केस का पुलिस ने सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेशन किया। 2017 की ये बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और अब 2023 में 21 मार्च को, यानी अब से कुछ रोज़ पहले, इस मामले में अदालत ने सभी के सभी 4 आरोपियों को, जिसमें एक तो खुद संतोष शर्मा ही है, लड़की यानी माँ जिसने अपनी 3 बच्चों और अपने भतीजे की हत्या की, साथ ही अपने पति की भी हत्या कर दी, उसको पुलिस ने पकड़ा और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। और जो बाकी एक भतीजा था उसकी भी हत्या इन्होंने की थी। और बाकी जो हनुमान है बॉयफ्रेंड, हनुमान के अलावा उसके जो 2 दोस्त थे इस मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, उनको भी पुलिस ने पकड़ा था, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। सारे सबूत पुलिस ने पेश किए थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि ये सारे लोग जो है वो न सिर्फ पकड़े गए बल्कि अदालत में जब ट्रायल हुआ तो सबूतों की रोशनी में सारे लोगों को गुनहगार पाया गया, और सभी को 21 मार्च 2023 को, यानी अब से कुछ रोज़ पहले, इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हालांकि जो प्रोसिक्यूशन है, यानी अभियोजन पक्ष, जो मुकदमे की पैरवी कर रहा था, इन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा लड़ रहे थे वो वकील, उनका ये कहना था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है और अदालत को इस मामले में फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए थी, क्योंकि इतनी भयानक हत्याकांड में भी अगर फांसी नहीं होगी तो किस मामले में होगी। लेकिन अदालत ने इस मामले में फांसी नहीं दी। अब जो वकील है प्रोसिक्यूशन के, उनका ये कहना है कि वो इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन लब्बो लुआब या पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि इलिसिट रिलेशन की वजह से एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति, 3 बच्चों और भतीजे की हत्या कर दी थी, जिस मामले में अदालत ने सारे आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। ये कहानी थी। इस कहानी पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? और इस तरह की मानसिकता पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि कोई महिला, आमतौर पर तो हम ये मानते हैं कि महिलाएं जो है वो ममता की मूरत होती है, कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इस पर जो आपकी राय या सोच है, प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पर्सनली अब सारे लोगों के कमेंट्स जो है पर्सनली पढ़ता ज़रूर हूँ। यहाँ वापस उसको दोबारा पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ वो एक अलग मसला है। तो आइए, जो स्टोरी मैंने आपको इससे पहले सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, मैं उनमें से कुछ कमेंट्स जो है अभी पढ़ना चाहता हूं। आपको याद होगा मैंने पिछली जो कहानी सुनाई थी वो एक कहानी बेंगलुरु की थी, जिसमें एक लड़के का कटा हुआ सर पुलिस जो है तकरीबन 7 और 8 सालों से ढूंढ रही है। उस मर्डर केस को पुलिस ने सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन कटा सर अब तक नहीं मिला। और वो कटा सर एक
झील में फेंका गया है, इस तरह की बात जो है तफ्तीश में सामने आई है। तो वो जो मर्डर मिस्ट्री है उस पर आप लोगों ने जो कमेंट किया था, आइए कुछ कमेंट उसमें से पढ़ता हूँ। और आप में से अगर किसी ने वो मर्डर मिस्ट्री नहीं देखी है तो क्राइम तक के ही वीडियो सेक्शन में जाकर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मेरा वो पुराना वीडियो भी दिखेगा जो इससे पहले अपलोड हुआ था। प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। रवि कुमार शर्मा जी ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि पंजाब में बहुत दिनों के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल हुई है और वो मेरी स्टोरी सुन रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। रजीबुल हक सरकार, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि सर योर वॉइस गिव मी अ डीप फील सच दैट आई एम आई विटनेस ऑफ द क्राइम सीन। थैंक्स सर फॉर दोज स्टोरीज। बहुत कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत धन्यवाद रजीबुल हक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना सिंह जी ने भी अभिनंदन किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रचना आपका। संगीता हेगड़े जी का कमेंट आया है। नवीन दर्जी जी रेगुलर कमेंट करते हैं, इन्होंने जय हिंद लिखा है। नंदिता जी ने वॉइस और नरेशन की तारीफ़ की है, बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने लिखा है व्हाई पीपल कांट अंडरस्टैंड मर्डर कांट बी द सॉल्यूशन। वाकई ये आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना 16 ने सही बात कही है नंदिता जी। पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा, मर्डर क्या, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी अपराध जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। ये इंसान जितनी जल्द समझ ले उतनी जल्दी उसका भी भला होगा और बाकी उसके आसपास के जो लोग हैं उनका भी भला होगा। और अपराधी जो है वो देर सवेर पकड़ा जाता है, ये भी लोगों को याद रखना, अपने आप को याद दिलाना भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देशराज तोमर जी का कमेंट आया है। आयशा अख्तर जी ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। मामूनी बोरगोहा का कमेंट है, रेगुलर कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप भाम्बू जी भी रेगुलर कमेंट करते हैं। परूप शिष्टा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। इंदु ज्योति हजारिका, ये असम से है, इन्होंने लिखा है लाइक योर प्रोग्राम एंड प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। उमा शर्मा जी का भी कमेंट आया है, ये मेरी बहन है, बेंगलुरु में रहती हैं, इन्होंने नाइस स्टोरी लिखा है। अर्चना रोखड़े जी का कमेंट आया है, बहुत स्वागत अर्चना जी आपका। विजेंद्र सिंह जी और बाकी कोरियन समथिंग के नाम से एक आईडी है, कोरियन आयुषी गेमर इस नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है बरनाली देव एक लड़की है 8 साल की जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ था असम में, वो कहानी मुझे सुनानी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं अगर कुछ रिसर्च में इस तरह की बात मुझे मिल पाई कि मैं आपको कहानी सुना पाया तो यहाँ से वो कहानी ज़रूर सुनाऊँगा इस फोरम से। मुगाज गुड लाइफ के नाम से एक आईडी है, इन्होंने बिग फैन लिखा है अपने आप को, थैंक यू वेरी मच। मौलाना निसार अहमद साहब रेगुलर कमेंट करते हैं। जो थॉमस जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका जो थॉमस जी आपका। डियर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ व्यवस्था इन योर रिप्लाई टू कमेंट्स, प्लीज़ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तानी और इन इंग्लिश प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। व्यवस्था, देखिए व्यवस्था मतलब तो अरेंजमेंट्स कहते हैं, मतलब क्या इंतज़ाम है, क्या अरेंजमेंट्स है। अगर आप लिटरल या जिसे कहते हैं ना वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की बात करें तो व्यवस्था मतलब वो होता है। तो व्यवस्था तो बांग्ला वर्ड है, अगर हिंदी में हम बोले तो उसके लिए व्यवस्था से ही मिलता जुलता वर्ड है, उसको व्यवस्था कहते हैं, यानी क्या इंतज़ाम है, क्या व्यवस्था है। तो खैर सुभाष चौहान जी का भी कमेंट आया है और मामूनी देव हृदय के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, दादा आप भी अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, इन्होंने ऐसा कहा है। अजरा कर्म के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मिस्टर उमेश भूंया जी ये लिखते हैं कौन सा प्रॉब्लम हो गया जो कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। अरे दोस्त उमेश भूंया जी, मैं आपको और आप जैसे तमाम अपने अजीज़ मित्रों को कितनी बार ये निवेदन कर चुका हूँ, आरजू कर चुका हूँ, अनुरोध कर चुका हूँ कि कमेंट्स जो है मैं वो रैंडम तरीके से पढ़ता हूँ। जो कमेंट मेरे आंखों के सामने पढ़ते हुए स्क्रॉल करते हुए दिख जाता है मैं वो पढ़ता हूँ और उसको भी अचानक कभी स्टॉप कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ मन में ठाना नहीं है भूंया साहब कि आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, किसी का कमेंट पढ़ूंगा, ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं है। और ऐसा करके मुझे मिलेगा क्या, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तब तो ये शो चल रहा है, तब तो आप तो हमारे इस शो की ताकत हैं। तो मैं पिक एंड चूज़ जो है कमेंट पढ़ने के मामले में नहीं करता हूँ। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जानबूझकर नहीं पढ़ रहा हूँ, या किसी खास व्यूअर का कमेंट जो है वो हर बार पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा न सोचें। वो एक रैंडम चीज़ है जो आंखों के सामने दिखता है वो मैं पढ़ता जाता हूँ। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी कमेंट लेट नीशू कुमारीज मेमोरी के नाम से एक आईडी है, इनका और संतोष गुश्ता जी और विनोद बिस्टा जी, इन लोगों के नाम और कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल। तो खैर इस सिलसिले को फिलहाल यहीं रोकना चाहूँगा, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी किसी और वाक़ये के साथ। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और
जब हाजिर होऊंगा तो फिर किसी नई कहानी और नए वाक़े के साथ आप सबसे मिलूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।